नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबों के बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो हमेशा एग्जाम में आता है, उलझन हो जाती है छात्रों के समय में, कंफ्यूज हो जाते हैं। गेट के बारे में पूछता है। देखिए, गेट को हम लोगों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है तब जब हम WTO के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अभी विश्व व्यापार संगठन को जानने से पहले गेट को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि इससे ही उसका शुरुआत हुआ था, यानी कि गेट के माध्यम से ही विश्व व्यापार संगठन का शुरुआत हुआ था। तो आइए जानते हैं गेट के बारे में। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो नियमित रूप से देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो दूसरों को भी बताइए ताकि दूसरों लोगों तक पहुंच सके और वो देख सके। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो आपको गेट कभी ना कभी पूछता ही पूछता है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जुड़ी हुई सभी प्रश्नों को लेकर के मैं बताऊंगा इसे कौन से प्रश्न इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं गेट के बारे में। देखिए, गेट क्या है। जब IMF और विश्व बैंक का स्थापना कर दिया गया था, आजादी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे देश जो वैश्विक मानचित्र पे जितने देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी आपसी झगड़ों के अनुसार। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें मित्र राष्ट्र और संघ राष्ट्र थे। तो क्या होता था, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत बहुत सारे देश थे, संघ राष्ट्र की तरफ बहुत सारे देश थे। तो इसमें क्या होता था कि ये दोनों अपने आप को दुश्मन मानते थे, यानी कि जो मित्र राष्ट्र में है वो संघ राष्ट्र का दुश्मन है और जो संघ राष्ट्र का देश है वो मित्र राष्ट्र का दुश्मन है। तो इसमें क्या हो जाता था, बहुत उलझने हो चुकी थी। लेकिन लोगों ने कहा कि कई देशों ने विचार विमर्श किया कि हमें कुछ शांति स्थापित करना है। उसके हिसाब से ही उन्होंने IMF तथा वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया। उसी प्रकार वो क्या था, पैसों से लेन देन था। वैश्विक मानचित्र पे आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF का स्थापना किया गया था। इसका दोनों का वीडियो में बना दिया हूं, आप पीछे देख लीजिएगा। अभी फिलहाल पढ़ते हैं गेट के बारे में। अगर आप विश्व व्यापार संगठन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको गेट के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं गेट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी स्थितियां आई कि गेट का स्थापना किया गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं गेट का स्थापना करने का उद्देश्य। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सारे देश की आर्थिक स्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से कुछ ऐसे रिश्तों को एक साथ करने के लिए, यानी कि व्यापारिक रिश्तों को सुधारने के लिए गेट का स्थापना किया गया। जब गेट की स्थापना के उपरांत सबसे पहले किया गया कि ITO का स्थापना किया जाए, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का निर्माण किया जाए, जिसके लिए कई देश राजी हुए। लेकिन बाद में 1946 में जब विचार किया गया ITO को स्थापना करने के लिए, ITO यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन नाम से एक क्या संगठन बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन सभी देश राजी नहीं हुए क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम थे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ का फैसला लिया गया, ITO स्थापना कर दिया गया। 1946 में विचार किया गया, कई देश पीछे हटे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता में ITO को मान्यता मिल गई और ITO का स्थापना कर दिया गया 1947 में, जिसमें 23 देश सदस्य बने। ITO का जब स्थापना हुआ था उसमें 23 देश थे, और खास बात यह है हम भारतीयों के लिए क्योंकि भारत भी उसमें शामिल था। इन 23 देशों में भारत भी शामिल था, हस्ताक्षर करने वाला था भारत, और ITO का सदस्यता ग्रहण करने वाला भारत देश बना था। 1948 में ITO को 1948 में क्या हुआ था, उसमें बहुत चेंजेस किए गए, क्योंकि ITO क्या था, गेट से जो उसमें नियम कायदे थे वो थोड़ा अलग था। कई देश रूल नहीं मानते थे, तो क्या होता था, इसका नाम बदलकर ही 1948 में गेट बना दिया गया। ये एग्जाम में आता है कि ITO का स्थापना कब किया गया, ITO का नाम कब बदला गया और गेट का नाम कब रखा गया। तो इतना याद रखेगा कि 1948 में ITO का नाम चेंज करके गेट नाम रखा गया, और तब से यह विश्व के मानचित्र पे गेट के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 1995 में गेट का अस्तित्व खत्म हो गया। अस्तित्व क्यों खत्म हुआ आगे जानेंगे। जब विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि गेट का स्थापना
रद्द क्यों किया गया, 1995 तक क्यों चला, तो ये खैर आगे की बात है, इसको जान लेते हैं आज गैट के बारे में। 100 देश गैट के अंतर्गत सदस्य थे उस समय 1948 में जब गैट का स्थापना किया गया, तो उसमें कहा था 100 देश थे, 100 देश शामिल थे, जिसमें से 29 देशों ने उस गैट के अंतर्गत कुछ नियम थे, उन नियमों को पालन करने के लिए 29 देशों ने राजी हो, 29 देश मान गए और 29 देशों ने कहा कि हम गैट के अंतर्गत आने वाले सभी नियमों का पालन करेंगे, जिसमें भारत भी था। इसमें यह हो गया। अब गैट के उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि गैट के उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के साथ उसकी स्थापना किया गया था। हमने पढ़ लिया इसका स्थापना गैट के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां हुई स्थापना के दौरान। अब हम लोग पढ़ते हैं उद्देश्यों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं उद्देश्य क्या है गैट के, यानी कि गैट का पूरा नाम होता है जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक्स। देखिए गैट जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, इसमें क्या होता है, मुफ्त व्यापार के अंतर्गत और बहुत सारी हमें आजादी छूट देता है। इसे जान लेते हैं गैट के उद्देश्य। इसमें क्या है, प्रशुल्क दरों में पर्याप्त कटौती एवं व्यापार में विस्तार करना था। अर्थात कोई देश एक दूसरे देश से अगर व्यापार करना चाहता है, अगर वो गैट का सदस्य है, तो उसमें क्या करेगा कि अपने देश के अनुसार उसमें कुछ छूट देगा। यानी कि आप गरीब देश हैं और अमीर वाले देश से आप कुछ व्यापार करना चाहते हैं, तो अमीर देश आपको कुछ उसमें प्रशुल्क दर में कटौती करेगा। अब इसमें देख लेते हैं, सदस्य देशों में जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। यानी कि गैट के अंतर्गत जितने देश आते हैं उनका क्या करना था, सदस्य देशों में जीवन स्तर को ऊंचा करना था। यानी कि गरीबी को मिटाना व्यापार के माध्यम से या फिर किसी और चीज के माध्यम से, उसमें क्या है, जीवन स्तर को ऊंचा करना। इसमें क्या था, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उत्पादन में वृद्धि। यानी कि इसका गैट का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उत्पादन में वृद्धि करना है। देखिए किसी देश से व्यापारिक रिश्ते कब मजबूत होते हैं, जब वह देश उस चीज का उत्पादन करता है जो हमारे देश में उत्पादित नहीं होता है। अगर हम उसे खरीदने जाते हैं, प्रशुल्क दरों में कटौती करता है, तो हमें क्या होता है कि हमें बहुत लाभ मिलता है और हम उससे व्यापार करने चले जाते हैं। तो इसमें क्या था, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उत्पादन में वृद्धि करना था। दो देशों की अपेक्षा अनेक देशों में व्यापार करना। देखिए व्यापार कब होता है, एक दूसरे से व्यापार करेंगे तो व्यापार होता है। जैसे मैं हूं आप हैं, तो हम दोनों कुछ खरीद बिक्री करेंगे तो व्यापार हो जाता है। देश कैसे व्यापार करेंगे, जैसे भारत देश है अमेरिका से कुछ खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या था, गैट के नियमानुसार क्या था, कई देश ऐसे हैं कि एक ही देश से ज्यादा व्यापार करते हैं और कई देश हैं कि बहुत सारे देशों से व्यापार करते हैं। जैसे भारत है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे व्यापार करने के लिए, बहुत सारे देश की कंपनियां आती हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हैं विदेशी। तो इसमें क्या होता है, गैट का जो नियम बना था इसमें साफ तौर पे कहा गया कि गैट के अंतर्गत जितने सदस्य देश आते हैं, दो देशों को छोड़कर, मतलब कि दो देशों के अलावा और भी हम देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बना सकते हैं। इसको समझ, यानी कि विश्व के दो देशों की अपेक्षा अनेक देशों में व्यापार, मानकर चले कि अमेरिका के साथ भारत व्यापार कर रहा है, रशिया के साथ भारत व्यापार कर रहा है, तो एक दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते हैं। लेकिन गेट में कहा गया है कि आप व्यापारिक रिश्ते सब देशों के साथ कर सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भारत, म्यांमार, चीन, इन सभी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हो। इसमें मांग में वृद्धि करना, इसमें क्या होता है कि लोगों को लुभावना देना, यानी कि उसमें प्रशुल्क दरों में कटौती होगी तो मांग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। अगर कोई देश, मानकर चलो फ्रांस टायर का निर्माण करता है, विश्व में सबसे ज्यादा टायर का निर्माण फ्रांस में होता है, अगर भारत सरकार कहे कि हमें टायर चाहिए, तो टायर में क्या होता है, उसमें टायर हो गया, ट्यूब हो गया, तो फ्रांस कहेगी कि हम आपको प्रशुल्क दर में कटौती करके देंगे। मानकर चलिए कि अगर किसी देश को वह 60 रुपया प्रति एक टायर दे रहा है और भारत बोलेगा कि हमें प्रशुल्क दर में कटौती कीजिए, तो 50 रुपया उस दर से दे रहा है, 10 रुपया प्रशुल्क दर कटौती किया, तो उसमें क्या होता है, भारत को फायदा है। बाकी देशों को तो 60 रुपया दिया, लेकिन भारत को 50 रुपया दिया, तो इसमें क्या है कि इसमें मांग में वृद्धि करना। इतना तो हो गया। अब गैट का जो मुख्य सिद्धांत था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। गैट का उद्देश्य हो गया, स्थापना हो गया, कौन कौन से प्रोसेस हुए इसके अंतर्गत, उद्देश्य क्या था इसका, गैट का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, ये हो गया। अब देखेंगे गैट का सिद्धांत, भेदभाव की समाप्ति करना और भेदभाव की समाप्ति करना। देखिए कोई भी चीज है, व्यापार आप कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, भेदभाव की नीति अपना ही जाती है। कैसे, आपके पास कुछ बेचने वाला सामान है, अगर कोई बड़ा व्यापारी आता है और कोई छोटा व्यापारी है, तो आप ऑटोमेटिकली बड़े व्यापारी से बेचना चाहोगे, छोटे व्यापारी से नहीं बेचना चाहोगे, तो भेदभाव की नीति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो गरीब देश हैं उनसे क्या होता है, बड़े देश उनसे भेदभाव की नीति अपनाते थे, जिसको देखते हुए गैट ने बहुत सारे नियम बनाए। तो जानते हैं, आइए
गेट की धारा 1 के अनुसार, यानी कि गेट की धाराएं हैं, देखिए जैसे जैसे हमें आईपीसी की धाराएं हैं, सीआरपीसी की धाराएं हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं, तो इन्हीं के आधार पे इनमें भी धाराएं लगी हैं कि भेदभाव की समाप्ति गेट की धारा 1 के अनुसार एक दूसरे के साथ व्यापार, उत्पादन आदि में छूट देना। देखिए भेदभाव की नीति कब खत्म होगी? मानकर चलो कोई गरीब देश है, अमेरिका जैसे बड़े देश से कुछ निर्यात कर रहा है, ले रहा है, खरीद रहा है, तो उसमें क्या होता है कि अगर अमेरिका प्रशुल्क दर में कटौती करेगा तो गरीब देश जो होंगे अगर अमेरिका से सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, इनसे कुछ बचत होगा, जिस वजह से अपने देश में उन्नति कर पाएंगे। तो इसमें क्या था, भेदभाव की नीति को समाप्त करना था। और गेट धारा 1 के अनुसार साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई देश गेट में आता है तो एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उत्पादन में वृद्धि कराएगा और वहां जाकर अपनी कंपनी लगा सकता है। अब इसमें क्या होता है, अब दूसरा है परिणात्मक प्रतिबंधों में कमी करना। कई देश ऐसे हैं कि गेट में सदस्य होने के बावजूद भी कई चीजों पे अपने प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान है। आतंकवाद को लेकर के हर बार इसमें कई चीजें गड़बड़ होती रहती है, रिश्ते बिगड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुद्दा जाता है, यूएनओ में जाता है, विश्व व्यापार संगठन समझाता है, विश्व बैंक समझाता है, क्योंकि ये दोनों एशिया के, दक्षिणी एशिया के देश हैं और यह दोनों पड़ोसी देश हैं और इन दोनों में व्यापारिक रिश्ते भी हैं। लेकिन इनको सुलझाने के लिए गेट है, सार्क है, सार्क का वीडियो में पहले बना दिया हूं, सार्क देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, परिणात्मक प्रतिबंधों में कमी करना। कई चीजें हैं, किसी देश में कुछ प्रतिबंध लगा है, भारत प्रतिबंध लगा दिया, पाकिस्तान पे दूसरे देश प्रतिबंध लगा दिया, तो इसमें क्या होता है, प्रतिबंधों को हटाकर व्यापार करना, प्रशुल्क को कम करना। देखिए अगर आप व्यापार करना चाहोगे, अगर मुनाफा आपको कब होगा, आपके पास ग्राहक कब आते हैं। मानकर चले कि आप बाजार में जाते हो, आप आलू बेचने गए, सब बाजार में कीमत उसकी 40 रुपया है तो आप 40 रुपया बेच रहे हो, तो कोई ग्राहक सीमित रूप से आ रहा है। अगर आपने 40 की जगह 35 रुपया कर दिया तो सारे ग्राहक आएंगे। प्रशुल्क दर में आप कमी करेंगे तो आपके पास व्यापार करने के मौके ज्यादा होंगे। तो इसमें क्या हो गया कि प्रशुल्क दर को कमी करना हो गया। अब व्यापारिक समझौते की कैनेडी प्रशुल्क नीति क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैनेडी प्रशुल्क, कैनेडी क्या है, कौन थे, किनके नाम पे कैनेडी प्रशुल्क किया गया। तो ये क्या होता है, एग्जाम में हर बार पूछता है, नेट के लिए एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप इकोनॉमिक्स से लेकर के आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो कैनेडी प्रशुल्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनेडी नाम क्यों पड़ा इस नीति का, अगर गेट का नीति है तो गेट नीति होता। अगर गेट ये है, मानकर चलिए कि व्यापारिक समझौते की कैनेडिक प्रशुल्क नीति, तो यहां होना चाहिए व्यापारिक समझौते की गेट की नीति। लेकिन यहाँ पे कैनेडी प्रशुल्क नीति क्या था, तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने इसका शुरुआत किया था। इसमें क्या था कि व्यापारिक समझौतों को लेकर के सबसे पहले जो अपना सुझाव दिया वो अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने दिया था, जिस वजह से कई देशों ने विचार विमर्श किया और उनके नाम को कैनेडी जोड़ दिया गया, कैनेडी नीति के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा समझौता किया था, देशों में उदारवाद लाया और बाकी चीज उत्पादन में वृद्धि हुई, व्यापारिक रिश्तों में मिठास आया। तो इन सब चीजों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने की। कैनेडी के अनुसार उनका कहना था, कैनेडी के अनुसार उन्होंने कहा था कि प्रशुल्क दरों में हम कमी करेंगे तो हमारे पास व्यापार की भरमार आने लगेगी और व्यापार करने की रास्ते खुल जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि अमेरिका के, कैनेडी के अनुसार अमेरिका के प्रशुल्क को 50% कम करने का अधिकार मिल गया था। यानी कि अमेरिका में कोई भी सरकार आती है, अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहती है, तो क्या होगा, सरकार की तरफ से, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से उन्होंने कह दिया था साफ तौर पर कि अगर अमेरिका में कोई व्यापार करना चाहता है तो हम उनको प्रशुल्क दरों में कटौती 50% कर सकते हैं, तथा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, गेट के उद्देश्यों को समझने के लिए, गेट में सदस्य जोड़ने के लिए प्रशुल्क दरों में कमी करना एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें क्या था, सभी देश राजी हो गए। 1964 में जब जिनेवा समझौता, अब 1964 में जिनेवा में जब गेट का सम्मेलन होता है तो सभी सदस्य, गेट के सभी सदस्य कैनेडी प्रशुल्क समझौते पर विचार किए और राजी हो गए। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्गत उनके राष्ट्रपति कैनेडी ने जो कहा है वो सही कहा है। इससे वैश्विक मानचित्र पे व्यापारिक रिश्ते तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन एक राजनीतिक स्तर से हमारे बीच के रिश्ते बढ़ेंगे, झगड़ा झंझट सब खत्म हो जाएगा। तो इसके बीच में इन्होंने उसी के नाम पे कैनेडी प्रशुल्क नीति कर दिया गया। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा कृषि उत्पादनों के लिए 50% प्रशुल्क कटौती को जारी
किया जाए, जारी रखा जाए। जैसे कि औद्योगिक राष्ट्र है, कोई उद्योग धंधा चलता है जैसे चीन है, वहां पे बहुत औद्योगिक राष्ट्र है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र को वहां प्रथम रखता है, यानी कि मान्यता सबसे ज्यादा द्वितीय क्षेत्र को देता है, जिस वजह से उनके यहाँ औद्योगिक उत्पादन और बाकी चीजें, निर्माण, विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सब चीजों में वो उन्नत देश है। इसी वजह से इसमें क्या होता है कि अगर कोई औद्योगिक राष्ट्र है तो कृषि उत्पादन करने के लिए किसी देश को 50% छूट दे सकता है, प्रशुल्क दरों में कटौती कर सकता है। मानकर चलिए भारत है, कृषि प्रधान देश है, अभी भी है, पहले भी था, लेकिन क्या होता है कि अगर किसी से कृषि सहायता के लिए अगर किसी दूसरे देश के वैज्ञानिकों की सहायता लेना चाहता है, कई मशीनें खरीदना चाहता है, नए नए तकनीकों की बीज, नए नए तकनीकों की खाद लेना चाहता है, रासायनिक खाद हो, उर्वरक खाद हो, तो उसमें क्या होता है, इसमें सहायता करेंगे कौन, औद्योगिक राष्ट्र से अगर खरीदेगा तो इसमें 50% शुल्क कटौती जारी रखेगा। अब ये तो हो गया व्यापारिक समझौते की कैनेडी प्रशुल्क नीति क्या है, कैनेडी नीति क्या है, इतना समझ में आ गया, स्थापना समझ में आ गया, उद्देश्य समझ में आ गया। अब आगे हम लोग जानेंगे गैट की प्रगति, यानी कि गैट कैसे कैसे अपना रूप विस्तारित करने लगा। सबसे पहले जानेंगे अनुचित व्यापार की प्रवृत्तियों पे रोक। इसमें क्या था, अनुचित व्यापार, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पदार्थ बैन हैं उनको क्या है, अनुचित। जैसे कोई कहता है कि अनुचित कार्य है, इसको मत करो, तो इसमें क्या होता है, अनुचित व्यापार, जो उचित नहीं है उस व्यापार को हम लोग बढ़ावा न दे। दूसरा चीज है विवादों का निपटारा करना। सबसे खास बात यह है, अगर कोई भी संगठन बनता है तो मुख्य मुद्दा उन लोगों का वही रहता है कि हम कैसे इन सभी देशों के विवादों में निपटारा करें। तो कई बार ऐसा होता है कि जितने गेट के अंतर्गत जितने देश आते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी देशों में एक दूसरे के प्रति प्यार हो। गेट देश में पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है, तो इन दोनों के बीच के रिश्ते आप देखिए, पूरा दुनिया जानता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें विवादों का निपटारा किया जाता है। अगर गेट के अंतर्गत कोई देश है तो इनके विवादों का निपटारा किया जाता है। तीसरा है क्षेत्रीय संघों की स्थापना की अनुमति देना, यानी कि अगर क्षेत्र के अंतर्गत किसी चीज की स्थापना करनी है, उद्योग धंधे लगाना है, व्यापार को बढ़ावा देना है, तो इसकी मान्यता गेट देगा। परिणात्मक प्रतिबंध को घटाना, इसमें क्या है, परिणात्मक प्रतिबंध, जैसे कि कोई देश अपने व्यापारिक रिश्ते पर प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, हम भारत से ये चीज नहीं लेंगे, हम चीन से ये चीज नहीं खरीदेंगे। देखिए परिणात्मक प्रतिबंध कब होता है, विश्व व्यापार संगठन में अभी क्या हुआ कि भारत ने क्या कर दिया कि ऐप्स बंद कर दिए, चीनी ऐप्स। तो इन्होंने क्या हुआ कि यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उठाना चाहता था चीन, लेकिन उसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं कि ऐसे चीजों को हम लोग बैन कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं जो चीज हमारे समाज के लिए खराब है। टिकटॉक था, बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे जिनको भारत सरकार ने बैन कर दिया। तो यह WTO में गया शिकायत लेकर के, तो WTO ने कहा कि आपने भी अमेरिकी कई ऐप्स बंद करके रखे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, चीन में ये लागू नहीं है। लेकिन जब यह लेकर गया गेट के समक्ष, गेट को ही अभी विश्व व्यापार संगठन किया गया 1995 में, तो इसको समझेंगे आगे। तो परिणात्मक प्रतिबंध यह हो गया भुगतान संतुलन में सुधार के उपाय। अगर इसमें क्या होता है, कई देश ऐसे होते हैं कि प्रशुल्क दरों में कटौती करने के बावजूद भी वह क्या करते हैं, उधारी से व्यापार करते हैं। तो इनमें क्या होता है, चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे कि आप कोई व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, तो यकीनन आप व्यापार हो तो उधार लेन देन ये सब प्रक्रियाएं चली रहती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई देश भुगतान करने में असक्षम होता है तो उसको सुधार करना जरूरी होता है। अर्ध विकसित देशों के व्यापार प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रयत्न करना, यानी कि अर्ध विकसित देश, जैसे अर्ध विकसित देश कोई छोटा सा देश, अर्ध विकसित देश भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो इसमें क्या होता है, अभी फिलहाल अभी विकसित देश है, अभी विकासशील देश है। विकासशील, विकसित और अर्ध विकसित में बहुत अंतर है। विकासशील देश जो बहुत उन्नति कर चुका है, जैसे चीन, रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब क्या है, विकसित देश है। विकासशील देश उनको बोलते हैं जो उन्नति कर रहा होता है, दिन पर दिन उनकी GDP, सकल घरेलू उत्पाद, नेशनल आय बढ़ते जाता है। जैसे भारत है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका है, तो क्या है, विकासशील देश है। लेकिन अर्ध विकसित देश उन्हें कहेंगे जहां भी विकास रुका हुआ है, धीरे धीरे प्रोसेस करता है, फिर घट जाता है। तो अर्ध विकसित देशों के व्यापार प्रोत्साहन को बढ़ावा देना। देखिए कई चीज ऐसी होती है कि अगर आप कोई व्यापार करना चाहोगे, अगर आपके पास जितना पैसा होगा उसके अनुसार ही व्यापार करोगे। तो जो गरीब देश है उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, उनके राष्ट्रीय आय ज्यादा नहीं होती है, जिस वजह से क्या होता है, व्यापार करने में असक्षम होते हैं। इन्हीं चीज को बढ़ावा देने के लिए, प्रशुल्क दरों में कटौती करने के लिए
लिए गेट ने इस पे जोर दिया और कहा कि जो अर्धविकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, हमारे सदस्य देश हैं, जो गेट के अंतर्गत सदस्य देश हैं, उनको हम लोग व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा अगर वो अर्धविकसित देश है तो उनको प्रशुल्क कटौती करें और उसमें क्या हो, हम व्यापार करने के लिए बढ़ावा दे, हम उद्योग धंधे लगाएं। तो इतना ही हो गया। अब इसमें कुछ सम्मेलनों के बारे में जान लेते हैं कि जब गेट का कितना सम्मेलन किया गया। देखते हैं गेट का सम्मेलन जो किया गया था। देखिए गेट का सम्मेलन मैं पूरा नहीं बताया हूं, सीधा जो जो टॉपिक लिखा हूं जिसमें मुख्य बातें हुई हैं गेट के समझौता में, बाकी जो चीज होती थी समझौता, जब उनका सम्मेलन होता था, गेट का सम्मेलन किया जाता था तो उसमें क्या होता था कि व्यापार को लेकर के ही बात किया जाता था। लेकिन इसमें क्या हो गया कि इसमें कई बार ऐसे सम्मेलन किया गया जिसमें नए नए बदलाव किए गए। तो कौन कौन से सम्मेलन में कौन कौन सा बदलाव किया गया, कौन कौन सा नया नियम लागू है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम सम्मेलन किया गया 1947 में जिनेवा में, यानी कि स्विट्जरलैंड में एक जिनेवा है, वहां पे किया, समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। देखिए मुख्य बातें हैं, प्रथम सम्मेलन किया गया 1947 में जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में, और ये मुख्य बातें हुई इनकी, गेट समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तीसरा सम्मेलन किया गया 1950-51 में तोरके यानी कि इंग्लैंड में एक तोरके नाम का जगह है, वहां किया गया। इसमें क्या था, विशिष्ट उत्पादनों पर प्रशुल्क दर में कटौती करना था। इसमें जैसे विशिष्ट उत्पादन बताया, प्रशुल्क दरों में कटौती करना, यानी कि कुछ खास उत्पाद जो एक देश ही बनाता हो और उस उत्पादित वस्तु को दूसरे देश को बेचता हो, तो विशिष्ट उत्पादों पर प्रशुल्क दरों में कटौती करना। यानी कि विशिष्ट उत्पादन में यह हो गया कि अगर कोई देश एक ही चीज को उत्पादित कर रहा है, बाकी देश उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है उसमें, उस पे निश्चित रूप से उसका तो दाम ज्यादा होगा क्योंकि एक ही देश उत्पादित कर रहा है। तो इसमें क्या था कि गेट के सदस्यों ने कहा कि इसमें विशिष्ट उत्पादों पर प्रशुल्क दरों में कटौती करना है। पांचवा सम्मेलन 1960-61 जिनेवा में हुआ, यानी स्विट्जरलैंड में पांचवा सम्मेलन 1960-61 जिनेवा में किया गया। इसमें मुद्दा था यूरोपीय समुदाय की वार्ता में भागीदारी तथा प्रशुल्क दरों में भारी कटौती करना था। यानी कि यूरोप के जो व्यापारिक देश थे, यूरोप के जो देश थे, उन्होंने कहा कि हमें भागीदारी तथा प्रशुल्क दरों में भारी कटौती करनी होगी क्योंकि यूरोप पहले से विकसित, यूरोप के अंतर्गत जितने देश आते हैं वो विकसित देश आते हैं। एशिया में बहुत सारे देश थे उस समय अर्ध विकसित थे। जिस समय गेट का स्थापना किया गया उस समय क्या था, 1960-61 में हाल में देश आजाद हुए थे, चाहे वो चीन हो, भारत हो, पाकिस्तान बंटवारा। तो इधर से क्या हुआ था, ये सब देश हाल ही में आजाद हुए थे अपने देश। तो क्या था, यूरोप के लोगों ने कहा, व्यापारियों ने कहा, देशों ने कहा कि हमें इसमें छूट देना है। छठा जब सम्मेलन किया गया गेट का, तो इसमें यह भी जिनेवा में हुआ, यानी स्विट्जरलैंड में ही किया गया, और विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। छठा इसका सम्मेलन किया गया 1964 से 67 के बीच में। इसमें कहा था विनिर्मित वस्तुओं पर प्रतिबंधों में 1/2 की कमी प्राप्ति करना, यानी कि आधा प्राप्ति करना, यानी कि विनिर्मित वस्तुओं पर प्रतिबंधों में 1/2 की कमी प्राप्ति करना। यानी कि कोई देश किसी वस्तु को विनिर्मित कर रहा है, यानी कि दूसरे देशों से लेकर के यहाँ पे विनिर्मित कर रहा है, तो उसमें प्रतिबंध जो होंगे बहुत कम मात्रा में होंगे। 7वां शिखर सम्मेलन इसका किया गया गेट का 1973 और 1979 के बीच में जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में किया गया। इसमें था राज्य सहायता प्राप्त निर्यात और प्रशुल्क प्रतिबंध आदि इसमें किया गया। राज्य सहायता प्राप्त निर्यात और प्रशुल्क प्रतिबंध आदि, राज्य सहायता प्राप्त निर्यात, यानी कि कई बार होता है कि जो 7वां शिखर सम्मेलन 1973 और 1979 के बीच में चला, तो इसमें क्या था, राज्य सहायता प्राप्त निर्यात और प्रशुल्क प्रतिबंध आदि। तो इसमें क्या था कि कई देश बिना लेन देन के इधर से उधर कर देते थे व्यापार, यानी कि हमारे यहां से खरीद कर दूसरे देशों में बेच देते थे, तो इसमें क्या था, प्रतिबंध लगाना था। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है 8वां शिखर सम्मेलन 1986 और 93 के बीच में किया गया था गेट का 8वां शिखर सम्मेलन, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1995 में शिखर सम्मेलन जो किया गया था, उस समय गेट को खत्म कर दिया गया और उसके बाद से WTO का स्थापना कर दिया गया। अब हम लोग WTO पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि शुरुआत कहां से हुई थी। अब यह हो गया 8वां शिखर सम्मेलन गेट का किया गया 1986 और 93 के बीच में। इसमें था, यह उरुग्वे से प्रारंभ हुआ, यानी कि उरुग्वे में यह मीटिंग प्रारंभ हुई और जिनेवा में समाप्त हुआ। जिनेवा में समाप्त हुआ यह मीटिंग, जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में समाप्त हुआ। इस शिखर सम्मेलन में मुख्य बातें जो रखी गई थी वो था ट्रिप्स के विनिमय से संबंधित विषयों का समावेश। ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स
और ट्रिम्स क्या है, ये सब चीज ऐसे हैं, इसमें प्रतिबंध लगाना जरूरी था क्योंकि दूसरे देश थे एक वस्तु का नकल करके अपने ही देश में बना लेते थे और उस पे अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसे चीन है किसी भी देश का नकल करके अपने यहाँ उत्पादित वस्तु को कर लेता है, तो इसी सब चीज नकल को बचाने के लिए ट्रिप्स और ट्रिम्स का स्थापना किया गया था। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।